Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will talk about the one dimensional motion. और हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम डायमेंशंस के लिहाज से मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि कितनी तरह की डायमेंशंस के लिहाज से कितनी तरह की मोशन होती है। एंड इन स्पेशल केस इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट वन डायमेंशनल मोशन. दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स मैकेनिक्स 1 PHY 301 BS4 Science and Technology, third semester evening, fall 2021. In the previous lecture, we have discussed about what is motion, types of motion, types of motion based upon the path, types of motion based upon the periodicity, and the types of motion based upon the speed. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि बॉडी जो है जिस पाथ को फॉलो करती है उसके मुताबिक कौन सा मोशन के टाइप बनती है। फिर हमने ये पढ़ा कि बॉडी के पीरियोडिक होने के हिसाब से जो है उसके मोशन के पीरियोडिक होने के हिसाब से कौन कौन सी टाइप्स हैं। And now today we will and further we will also discuss about that कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसी होती है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म के अंदर स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो सबसे पहले हम डायनेमिक्स की बात करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द डायनेमिक्स। बिकॉज मोशन की हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल सिनेरियो को स्टडी करेंगे कि मैकेनिक्स के अंदर डायनेमिक्स की क्या पोजीशन है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स कि काइनेमेटिक का क्या कॉन्सेप्ट है डायनेमिक्स के हवाले से। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक्स। तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि डायनेमिक्स मैकेनिक्स की एक फर्दर ब्रांच के तौर पे डायनेमिक्स ली जाती है। डायनेमिक्स के अंदर फर्दर दो डिविजन्स ली जाती हैं। वन इज फॉर द काइनेमेटिक्स एंड अदर इज द काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है डायनेमिक्स की जिसके अंदर हम चीज़ों की मोशन वगैरह और उनकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सबको स्टडी करते हैं। बट वी डिडंट टॉक अबाउट द कंसर्न फोर्सेस कि हम हमारा कंसर्न ये नहीं होता कि ये बॉडी मूव कैसे की है। जबकि काइनेटिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि बॉडी की मोशन और उसकी कॉज किस तरह होती है और हम इसकी फोर्सेस और इसके मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। सिमिलरली in further discussion we will also discuss about the main topic that is the one dimensional motion. तो हम वन डायमेंशनल मोशन के डिफरेंट टाइप्स को भी स्टडी करेंगे और ये स्टडी किया जाएगा कि हम इसको किस तरह से एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दैट कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं किसी भी मोशन ऑफ द बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको एस्टिमेट करने के लिए। तो वो हम उन फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज के बारे में भी बात करेंगे। सो मैकेनिक्स जो है उसकी एक ब्रांच के तौर पे आपने देखा था बॉडीज या तो रेस्ट पे होती हैं या फिर बॉडी मोशन में होती हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू डायनेमिक्स जो है वो एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जो कि फिजिक्स के अंदर आती है। एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन एंड अदर फिजिक्स कॉन्सेप्ट। तो हम अगर इसको ज़रा गौर से देखें चीज़ों को तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम मोशन के ऊपर है कि बॉडी मोशन कैसे कर रही है उसके ऊपर बात कर रहा है। और फिर उसके बाद इसके रिलेशनशिप के बारे में है जो कि मोशन के हवाले से और फिजिकल कॉन्सेप्ट्स के हवाले से दिया जा सकता है। एज यू कैन सी हियर वी कैन सी हियर जो हमारी डायनेमिक्स है इसको हम दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स द पार्ट ऑफ डायनेमिक्स। इन काइनेमेटिक्स यू आर इंटरेस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स। तो याद रखिएगा हम फोर्स की मोशन की डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। मोशन की डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद होगा मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है तो उसकी स्पीड कितनी है। यू कैन सी हियर द स्पीड कितनी है इस बॉडी की। वो स्पीडी है, स्लो है, उसकी यू कैन से आपके पास पोजीशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है। ये सारी की सारी बातें इससे रिलेट करती हैं। तो हम इसके साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है जो दैट इज द सेकंड पॉइंट एंड इट डज नॉट डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। तो ये कॉज ऑफ मोशन है कि काइनेमैटिक्स के अंदर कोई कंसर्न नहीं होता कि मोशन बॉडी में हुई कैसे है, बॉडी मूव क्यों कर रही है। और कॉज ऑफ मोशन जो है वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया जाएगा। जबकि हमारी डायनेमिक्स की जो दूसरी ब्रांच है इट इज कॉल्ड द काइनेटिक्स। So in kinetics, it's a part of dynamics in which
we are also interested in the description of motion, but with the concern of the cause of motion as well as their origin. तो एक्चुअली किसी भी बॉडी को कौन सी एजेंसी है जो मोशन कॉज करती है, एक्चुअली इट इज कॉल्ड द फोर्सेस। तो देखें, आपकी कोई चीज़ पड़ी हुई है रेस्ट पे है, वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते। तो इट्स मीन कॉज ऑफ मोशन इज बेसिकली रिलेटेड टू दी फोर्स। तो फोर्स के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम किस ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स में पढ़ेंगे जी? काइनेटिक्स के अंदर। तो ये याद रखिएगा, इन काइनेटिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्सेस। सो इफ वी स्टडी अबाउट द मोशन, तो मोशन जो है विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जनरली तौर पे हमारे पास 3 तरह की डायमेंशन होती हैं। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। आप देख सकते हैं 1 डायमेंशन के अंदर होगा जी सिर्फ ओनली 1 डायरेक्शन। ये क्या होती है जी? ये 2 डायरेक्शनल फोर्स है। जबकि आपके पास जो 3 डायमेंशनल केस होगा, इट इज कॉल्ड द यू कैन से अ 3 डायमेंशनल केस। और ये वाला आपके पास क्या होगा? इसके अंदर 3 डायरेक्शंस इन्वॉल्व होंगी। अगर मैं लूजली स्पीकिंग बात करूं, तो ये वाली जो फोर्स, ये वाला जो आपके पास मोशन होगा, इट्स फॉर द केस ऑफ लाइन। जब आपकी बॉडी किसी लाइन पाथ को फॉलो करती है या लाइन में होगी, 1 डायमेंशन में होगी, तो ये आपके पास 1 डायमेंशनल मोशन होगी। जब आपकी बॉडी प्लेन के अंदर मूव करेगी, ठीक है जी, तो इट इज कॉल्ड दी आपके पास प्लेन 2 डायमेंशनल मोशन। एंड जब कोई बॉडी आपके पास फुल स्पेस के लिहाज से होगी, तो इट इज कॉल्ड दी 3 डायमेंशनल मोशन। तो लाइन, प्लेन एंड स्पेस, तो उस हवाले से 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन के हिसाब से लिखा जाएगा। आइए देखें 1 डायमेंशनल मोशन जो है वो कौन सी हो सकती है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग ओनली 1 डायमेंशन is called the one-dimensional motion. For example, a train moves straight along its track. Similarly, a freely falling object under the influence of gravity, ठीक है जी। A car traveling on the road, ये भी एक one-dimensional motion है। A boy walking on the track is also the one-dimensional motion. So, in a general, we can say that कि जो आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन है, एक्चुअली इट इज अ एग्जांपल ऑफ द प्योर एग्जांपल ऑफ यू कैन से द वन डायमेंशनल मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ लाइन, जैसा कि आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो भी चीज़ें जो है वो लीनियर फॉर्म में या लाइन में मूव करेंगी, तो हम उनको वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। So if an object which moves in a line in such a way that every point of the object moves through the same distance in the same time, then the motion of the object is called translatory motion. ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जस्ट यू कैन सी है द कार एग्जांपल, जो पुरानी एग्जांपल है कि आप और गाड़ी जो है वो एक साथ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लीनियर मोशन, क्योंकि आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड द लीनियर मोशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी एग्जाम्पल के लिहाज से जी इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है। यू कैन सी है वी an apple falling from the tree, a boy walking on the road, the motion of the box. You can see here the motion of the box जो है वो भी आपके पास एग्जांपल है किसकी जी? एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स से कॉर्नर का है, तो वो भी आपके पास की लीनियर मोशन की एग्जांपल बनती है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये पुरानी बात ही है जो हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज द ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स और टू टाइप्स। The first one is exactly the pure linear motion, or you can say here the straight line motion। और ये वो वाली मोशन है जिसके अंदर आपके पास जो पाथ होगा वो सेम रहेगा। सेकेंडली द कर्वी लीनियर मोशन, और ये वो मोशन है बॉडी की जो किसी कर्वी पाथ के अलॉन्ग होती है। इट इज कॉल्ड दी कर्वी लीनियर मोशन। सो फॉर द एग्जांपल यू कैन सी हियर, एप्पल जो है वो ट्री से गिरता है, तो इट फॉलोज द स्ट्रेट पाथ है। जो बॉक्स है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा, तो इट इज कॉल्ड दी linear motion है। The march past of the students is also the called linear motion. Similarly, in the second example, you can see here the curvilinear motion. If the translating motion is along the curve path, it is also said to be the curvilinear motion. As you can see that ये curvy path है, zigzag road है, इसके ऊपर गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। तो यू कैन सी है कि जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक zigzag लाइन को फॉलो कर रही है। और ये
गाड़ी फॉलो करती हुई इस ट्रैक के ऊपर जा रही है और ये एक लीनियर मोशन है, बट इसके साथ साथ वो अपनी लाइन ऑफ एक्शन को भी चेंज कर रहा है, साथ साथ जो है वो रोड को फॉलो करता हुआ जा रहा है। बट इन कंट्रास्ट टू दिस वन, इन दिस वे यू कैन सी हियर कि आपके पास एक बॉय जो है वो किड किक मारता है, किक करता है फुटबॉल को, और फुटबॉल जो है इस तरह की एक प्रॉपर प्रोजेक्टाइल टाइप जो है वो पाथ को फॉलो करता है। ये भी कर्वीलिनियर मोशन ही है, बट इट्स नॉट अ लीनियर मोशन एज यू कैन सी हियर, बिकॉज it involves two direction. As you can see, this is basically the one direction motion and this is the upward direction. आप देख सकते हैं कि बॉल जो है वो साथ साथ आगे की तरफ भी मूव कर रहा है और साथ साथ वो अपवर्ड भी मूव कर रहा है। So in this case it becomes a two-dimensional motion. Due to this reason, this will not be considered as a one-dimensional motion. याद रखिएगा, this is not the example of one dimension. It's basically the example of two-dimensional motion. तो ये टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास क्या है जी, जो बॉय है वो इसको बिल्कुल भी जो है लीनियर मोशन नहीं करवा रहा, बल्कि इसकी किक की वजह से जो फुटबॉल है वो एक प्रोजेक्टाइल बना रहा है, और प्रोजेक्टाइल जो है वो एग्जांपल होती है टू डायमेंशनल मोशन की। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट किसी भी अगर हमने वन डायमेंशनल मोशन को समझना है तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से देखा जाए तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देयर आर एक्चुअली द फोर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द kinematics of the objects. You can see here the first of all you have to know about the position of the body. तो आपने बॉडी की पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। देन यू हैव टू, पोजीशन जो है किसी भी बॉडी की उसको लोकेट करने के लिए होती है, तो ये जो है इट्स फॉर दी टू लोकेट द बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो जो सबसे पहला काम होता है आप उसको लोकेट करते हैं। देन द सेकंड टाइप इज दैट, जो सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है कि वो आप एस्टिमेट करते हैं कि बॉडी जो है वो लोकेशन किस लिहाज से चेंज करती है, तो इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो आपने इसका डिस्प्लेसमेंट में ये करना होता है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड द थर्ड एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द एक्सेलरेशन। तो कोई बॉडी जो है वो किधर वाक़या है ये उसकी पोजीशन बताती है। लोकेट करने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो आप कहेंगे यस इट दिस बॉडी इज मूविंग। अगर वो मूव कर रही है तो आप देखेंगे कि वो डिस्प्लेस किस हाथ से हो रही है, तो चेंज इन पोजीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर जब आप डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर लेंगे तो तब आप देखेंगे कि ये जो बॉडी है डिस्प्लेस किस लिहाज से, टाइम के लिहाज से कितनी दफ़ा होती है, तो इट इज़ कॉल्ड, इट कैन गिव यू द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी की ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या दे देगी, एक्सेलरेशन दे देगी। तो ये आपको ये बताएगी कि बॉडी की स्पीड, इसकी एक्सेलरेशन वगैरह ये सारा कुछ कैसे कंप्यूट किया जा सकता है। Let's start with the basic ideas about the first we discuss about the position, then we will discuss about in further slides about displacement, velocity and acceleration. तो हम सबसे पहले पोजीशन को समझते हैं कि पोजीशन क्या चीज़ है और इसको कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है। द पोजीशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द बॉडी। देखें ना जी, आपने किसी भी बॉडी को समझना है, उसको लोकेट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने कोई ना कोई रेफ़रेंस लेना होगा, जिसके लिहाज से आप कहें कि बॉडी जो है वो हम लोकेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ योर फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस। सो यू कैन सी हियर अ पर्सन व्हिच इज़ रनिंग, उसकी जो इनिशियल पोज़ीशन इसने लोकेट की है वो कहाँ से की है जी, ओरिजिन से। तो इट्स इट्स फर्स्ट वेक्टर जो आपका इसका पोजीशन है वो जीरो ओरिजिन से लेके एक्स आई यूनिट वेक्टर है। एक्स आई, आई स्टैंड फॉर द इनिशियल एंड एफ स्टैंड फॉर द एक्चुअली द फाइनल वेट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी पोजीशन एक्स आई है, और आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू दे रहा है इट इज कॉल्ड दी एक्स एफ वेक्टर। तो एक्स एफ पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो भाग के एक्स आई से एक्स एफ तक जा रहा है। तो
ये इसकी पोजीशन है और वो चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस एक्स एक्सिस। तो आपने ओरिजिन को देखा, पहले ये ओरिजिन के करीब था, अब ये ओरिजिन से दूर है। सो इट्स मीन यू कैन से हियर द विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट आपके पास ओरिजिन के हिसाब से ये बॉडी जो है वो पहले इनिशियल यहाँ पे थी, अब ओरिजिन से ये दूर चली गई है, तो इसका मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सो डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि आपने अभी किया है कि हम इसको हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं। अमूमी तौर पे हम वन डायमेंशनल मोशन जो होती है, सो उसको या तो एक्स के हिसाब से या फिर वाई के हिसाब से स्टडी करते हैं। इसका बड़ा आसान हल है कि हम एक्स के हिसाब से कब करेंगे और वाई के हिसाब से कब करेंगे। एक्स के हिसाब से तब किया जाता है जब आपके पास जो बॉडी है वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही हो, मीन टू से एक पैरेलल टू द यू कैन से पैरेलल फॉर्म में मूव करती है बॉडी इन जस्ट लाइक दिस वे। और वाई एक्सिस के हिसाब से तब किया जाएगा जब आपकी बॉडी किधर को मूव करती है, यू कैन से अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो एक हमारे पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन है और एक हमारे पास क्या है जी, वर्टिकल डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, फॉर द केस ऑफ हॉरिजेंटल डायरेक्शन वी यूज मोस्टली एक्स वैल्यूज एंड फॉर द केस ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन वी यूज मोस्टली द वाई वैल्यूज here. So the second thing is displacement. So displacement जो है वो बताते खुद बहुत important है। When you are observing the change in position, then it is called the displacement of the body. The change in position of the body with respect to its surrounding or frame of reference is called displacement of the body. As you can see in figure here again also, you can see here this was the actual initial vector, you can say initial position, and this is the final position. How much change occur from initial to final? That is basically the delta x. So you can see here the delta x give you the change, and this change will be known as the displacement of the position, displacement, which provides you the change in position. So you can easily understand here that whenever we talk about the displacement, then displacement always give you as a change with respect to the position. So here in our case we have final position minus initial position. तो ये हमेशा आपके पास फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन के हिसाब से चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो उस हवाले से ये हमारा क्या बनता है जी, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। So is define the change in position. F जो है वो हमने पहले बताया है, stand for final and I stand for initial। and जो है ज़्यादातर horizontal positions होंगी तो या displacement होगा तो इसको delta x से लिखा जाता है। If we have working with the vertical displacement तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, delta y लिखेंगे। Similarly ज़ाहिरी बात है जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं और उसको मेजर करना होता है तो उसको किसी ना किसी यूनिट ऑफ सिस्टम के साथ मेजर किया जाता है। तो इन दिस केस वी हैव थ्री यूनिट्स, यू कैन सी हियर द यूनिट्स आर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके हवाले से। ये जी आपके पास जो सबसे पहला यूनिट है 10 यूनिट मीटर, तो इसको सबसे पहला जो ऐसा यूनिट है इसके मुताबिक एक्सप्लेन किया जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट मीटर के हिसाब से लिखा जा सकता है। अगर हम सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं तो सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड। तो ये जो है आपके पास सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। अगर आप यूएस कस्टमरी यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उस हवाले से जो है, या फिर आप ब्रिटिश सॉरी इंजीनियरिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस हवाले से जी आपके पास ये वैल्यू आती है फीट के अंदर, इसको मेजर किया जाता है। तो ये इसके सिस्टम में यूनिट्स के हिसाब से जो है मीटर है, सीजीएस सिस्टम के हिसाब से सेंटीमीटर लिखा जाएगा और यूएस कस्टमरी के हिसाब से फीट लिखा जाता है। Similarly, we can also estimate the velocity. So velocity is very simple, as you can say the change in displacement with respect to time is called velocity. So you can say here कोई बॉडी जो है वो टाइम के लिहाज से कितना डिस्प्लेस होती है, ये इसकी क्या होगी जी, वेलोसिटी होगी। सो यू कैन सी एस्टिमेट है दैट कि ये डिस्प्लेसमेंट था और इस डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है उसको अगर हम उस टाइम स्पान के हिसाब से कर ले जो इनिशियल और फाइनल के दरमियान है, तो जो आने वाला आंसर होगा इट विल गिव यू द वेलोसिटी एज यू कैन सी फ्रॉम द मैथमेटिकल फार्मूला है। The V is basically the vector quantity, delta x over bar is basically also the displacement, and that is scalar value. So you can see here
दिस इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डेल्टा टी और डेल्टा एक्स निकाल लें, उसकी वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे एक और तलब बात ये है कि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। जबकि जो डेल्टा एक्स है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और इट कैन बी नेगेटिव। सो कीपिंग इन व्यू दिस थिंग्स, जो है वो आपका जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। सिमिलरली द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी 3 तरह के हो सकते हैं। मीटर पर सेकंड फॉर द केस ऑफ एसआई यूनिट्स, सेंटीमीटर पर सेकंड जो है सीजीएस सिस्टम के हिसाब से, और फीट पर सेकंड जो है वो यूएस कस्टमर के हिसाब से लिखा जा सकता है। And the main one unit is the physical quantity is basically the acceleration. So acceleration is the change in velocity with respect to the time of body. So you can see here it is called the acceleration. So it is called the acceleration of the body. As you can see here, a person is moving. तो आपने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, उसकी वेलोसिटी निकाल ली। नाउ यू कैन एस्टिमेट इट्स एक्सेलरेशन। तो एस्टिमेट एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह निकाला जा सकता है, इट्स वेरी सिंपल। सो वी कैन एस्टिमेट द एक्सेलरेशन बाय सिंपल फार्मूला a is equal to delta v over delta t, the change in velocity with respect to time. So here is the final velocity minus initial velocity, here is that final time minus initial time. Again जैसे कि velocity आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, इसी तरह आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, याद रखिएगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव किन-किन केसेस में होता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव हमेशा जब आपकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसी तरह से आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो सकता है, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से क्या है जी, ज़्यादा है, तो हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या इसको हम डेसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। और ज़ीरो किस केस में होता है? जब आपकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाती है, मीन टू से आपके पास जो वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, वो क्या रहना शुरू हो जाती है, कांस्टेंट, या फिर जो कांस्टेंट रहना शुरू हो जाती है। तो उस हवाले से हम इसको कहना शुरू कर देते हैं कि ये आपके पास क्या है जी, ये ज़ीरो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसके भी यूनिट्स जो हैं वो ऐसे यूनिट के हिसाब से मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होगा जी। सीजीएस सिस्टम में अगर हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अगर आप यूएस कस्टमरी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या होगा आपके पास, फीट पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट गौरतलब बात है वो ये है कि डोंट मिक्स विद द डिस्प्लेसमेंट विद द डिस्टेंस। याद रखिएगा, वेलोसिटी एक अलग चीज़ है और स्पीड अलग चीज़ है। एक्चुअली तौर पे ये जो है वो सारी की सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, जबकि डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, दीज आर कॉल्ड द स्केलर वैल्यूज, स्केलर क्वांटिटीज। तो उस हवाले से जो वेक्टर्स और स्केलर जो है उस हवाले से हम इनको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, बिकॉज़ इनकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वेक्टर्स के हिसाब से वो क्वाइट डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू द स्केलर्स। तो इनको आपस में मिक्स अप ना कीजिएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो है हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी कर सकते हैं, उनको रिलेट किया जा सकता है, और और मोशंस की फिजिकल पैरामीटर्स को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उनको कंप्यूट कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को जब निकाल लेना है तो उसको हमने अप्लाई कैसे करना है, किस लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि हम किसी भी बॉडी की जो भी मोशन से रिलेटेड अननोन पैरामीटर्स हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कि उसकी पोजीशन नहीं पता, फॉर एग्जांपल हमें पोजीशन मुराद एक्स नहीं पता। इसी तरह अगर किसी बॉडी के बारे में हमें वी नहीं पता तो वो पता चल जाए, अगर किसी बॉडी के बारे में हमें उसका एक्सेलरेशन नहीं पता तो वो पता चल जाए, और किसी बॉडी के लिए हमें उसके टाइम के बारे में नहीं पता तो हमें वो पता चल जाए। तो ये सारी फिजिकल पैरामीटर जो है हम किसी बॉडी के निकाल सकते हैं, तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन और ये सारी चीज़ों का पता हो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन फिजिकल पैरामीटर्स को निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उनकी कंप्यूटेशन और उनको अप्लाई करने का तरीकाकार सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और है बाकी बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल लेक्चर है। आपने ये पहले चीज़ें भी की हुई हैं, बट हम इसको रिवाइज़ करें ताकि हम अपने कोर्स को ग्रेजुअली तौर पे
न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और उसकी तरफ लेके जाएँ। इसलिए ये बेसिक रिव्यू जो है वो ज़रूरी है। तो फिर भी आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, डिस्कशन करनी हो तो आप हमारे इंटरैक्टिव सेशन को जॉइन कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से आप ये डिस्कशन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कर सकते हैं या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। जी, अल्लाह हाफ़िज़।